बहुत चीज़ें सुनने को मिली, ऐसे ऐसे बहुत आर्जेस गए और आए, बहुत देखे हैं ये सब। हम इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन ये था, मेरी ट्रेन लेट हो गई और उसके बाद हम स्टेशन से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक सिर्फ भागते हुए आए। चलना, देयर वाज नो चलना देयर। चलो कॉलेज कंप्लीट हो गया, अब तो जॉब पे फोकस करेंगे, फाड़ देंगे एकदम। मुझे जो ऑलरेडी शोज चल रहे थे उनसे बेहतर करना था। और ये वो लोग थे जो 20 साल 25 साल इसी इंडस्ट्री में है। शो मिलना इतना मुश्किल लग रहा था कि मतलब हम आपको क्या बताएं। तो हमने उस सिचुएशन में चाहे नौकरी छूटे, शादी टूटे या फिर गर्लफ्रेंड रूठे, बट द शो मस्ट गो ऑन। हाय, मैं हूँ आरजे रमा। आपने मुझे रेडियो पे सुना होगा, टेलीविजन पे देखा होगा या फिर सोशल मीडिया पे कभी ना कभी तो मेरा कंटेंट जरूर एंजॉय किया होगा। पर ये सिर्फ मलाई है जो हमने आपके लिए हमेशा बनाई है। और दूध से मलाई तक का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा जन्म हुआ दीपावली के दिन, इसलिए मेरा नाम पड़ा रमा। रमा का मतलब होता है लक्ष्मी। मेरी मम्मी को स्पेशल इन्विटेशन मिलता था स्कूल में कि बातचीत करने के लिए, और वो इसलिए होता था कि मेरी शिकायत के लिए एक अलग स्लॉट टाइम चाहिए होता था। सो ऑफ कोर्स एकेडमिकली हम उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जहां मेरे भाई को कहा जाता था कि 98% क्यों नहीं आया, 96% क्यों है, मेरे से कहा जाता था कि तुम पास कर जाओ ना, वही गनीमत है। और इसीलिए मेरे घर में हर चीज, हर फील्ड में ट्राई किया जा रहा था। मेरे साथ मेरी मम्मी ने भी सीखा है ताइक्वांडो, कराटे, हारमोनियम, पेंटिंग, कबड्डी, भरतनाट्यम, कथक। और पटना का ऐसा कोई ऑडिशन नहीं था जो मेरे घर में हमने नहीं दिया हो। लेकिन मेरे अंदर ये जरूर थी कि हाँ ठीक है, अभी तो बचपन है, अभी तो स्कूल टाइम है, कुछ बेहतर कर लेंगे। ऐसे में मेरे पापा ने सोचा कि चलो स्कूल चेंज करते हैं, और अब हम पहुंच गए नोट्रे डेम अकेडमी, बिहार का ब्रिजिटन वर्जन। पर हम तो अभी नोट्रे डेम अकेडमी बने नहीं थे ना, तो मेरे साथ कोई बैठता नहीं था, कोई बात नहीं करता था। अंग्रेजी का अलग गैप चल रहा है, टीचर्स अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर एक किस्सा था मेरे बचपन का। जब मेरे बगल वाली जो क्लासमेट थी उसने पूछा, रमा, इज दिस योर रफ हैंड राइटिंग और योर फेयर हैंड राइटिंग? एंड कसम से वो मेरी सबसे फेयर हैंड राइटिंग थी, बट जज होने के डर से मैंने कहा कि नहीं नहीं, दिस वन इज माई रफ हैंड राइटिंग, आई विल शो यू माई फेयर हैंड राइटिंग टुमारो। तो बहुत ज्यादा, मतलब 2 साल मेरे तो ऐसे ही कोप अप करते हुए बीत रहे थे कि किस प्रकार से स्कूल में सेटल किया जाए। हाँ, एक सेफ स्पेस था मेरा, स्कूल बस, जहाँ स्कूल बस से आना और फिर स्कूल से लौट के जाना बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि स्कूल बस में जूनियर्स थे, सीनियर्स थे, और किसी को क्लास के नंबर्स की पड़ी ही नहीं थी। आई थिंक वो मेरे आरजे का रिहर्सल भी चल रहा था, क्योंकि हम जब स्कूल बस से सुबह सुबह आते थे तो फिर दिन भर की सारी कहानियां सुनाते थे कि आज घर में ये हुआ, वो हुआ, टिफिन छूट गया, आज टिफिन में पूरी भुजिया ही मिला है, रोज रोज क्या पराठा मिलते रहता है। तो ये सारी बातें शेयर करते थे और लोगों को बड़ा मजा आता था। और मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग क्या सोचेंगे। आई वाज लाइक कि मेरे क्लास से तो है नहीं ना। अब स्कूल में जैसे उतरते थे हम लोग तो सब अपने अपने क्लास में चल जाते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन स्कूल सिचुएशन अभी भी मेरे से हैंडल हो नहीं रही थी। अब 2-3 साल बाद हिंदी एलोक्यूशन कंपटीशन आया। जी हाँ, हिंदी कविता का प्रतियोगिता था जिसका नाम भी अंग्रेजी में था, हिंदी एलोक्यूशन कंपटीशन। अब अगर आप कम हो ना तो आपको दम दिखाने में भी बहुत शर्म आती है, तो हमने छुप छुप के इसकी तैयारी की। लाइब्रेरी से एक किताब निकाली और उसकी कविता की तैयारी जो है शुरू की। जब ऑडिशन हुआ स्कूल में तो फिर टीचर ने कहा कि किसी और को देना है क्या ऑडिशन, और 3 बार उन्होंने लास्ट कॉल किया कि कोई और है क्या। तो मैंने कहा कि मैम, और हम ऐसे जमीन को देखते हुए सामने चले गए। और क्लासरूम में जब अपनी कविता सुनाने की बारी आई तो मेरा ध्यान बस मेरी किताब पे था और सीधे दीवार थी, वहां हम देख रहे थे। क्योंकि अगर हम एक भी इंसान से नजर मिला लेते तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं चूर चूर हो जाता। अब हम किताब में देखिए और अपनी सारी कविता हमने पढ़ दी। अचानक से तालियां सुनाई दी मुझे। सो ऑफ कोर्स जहां पर सबकी आंखों में ये था कि वाई शी, मेरे दिमाग में भी ये था कि वाई मी, बट मेरा सिलेक्शन हो गया। आई थिंक कि ऑफ कोर्स आज आरजे हूं, पर वो भी एक किस्सा है मेरी जिंदगी का। तो सिलेक्शन तो हुआ पर वो कंपटीशन हम जीत नहीं पाए। सो उसके बाद 8th एंड 10th स्टैंडर्ड में मेरे सर पे ऐसे तलवार लटक गई, क्योंकि हम 2-3 सब्जेक्ट में फेल कर गए। तो 8th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ कि टीचर ने कहा कि अब अगर पास नहीं करेगी तो ये लटक जाएगी और इसे क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। और 10th में ऐसा हुआ कि क्योंकि हमारा स्कूल तो स्कूल नहीं था, स्टेटस सिंबल था कि अगर आपके 10th में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो 11th 12th में एडमिशन नहीं होगा।
दोनों टाइम जब इज्जत पे बात आई ना, आई थिंक रिस्पेक्ट वो समथिंग जिसने इस थेथर लापरवाह बेपरवाह स्टूडेंट को पढ़ने पे मजबूर कर दिया। तो दोनों टाइम, एक बार एट्थ स्टैंडर्ड में पासिंग मार्क्स से थोड़े बहुत नंबर ज़्यादा आ गए क्योंकि -2 -3 में मेरा आता था, और 10th स्टैंडर्ड में भी हम अच्छे से पास हो गए। लेकिन अब जब 11th-12th का समय आया तो डिसाइड करना था कि करना क्या है। और बचपन से बीइंग अ स्टेज पर्सन, चाहे वो भरतनाट्यम हो, कथक हो, ये था कि नाम बनाना है। तो क्लैट और निफ्ट की तैयारी की। लॉ कॉलेज या डिज़ाइन कॉलेज में जाने के लिए नहीं, मुंबई जाने के लिए। क्लैट के समय निफ्ट पढ़ रहे हैं, निफ्ट के समय क्लैट पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स। और हुआ क्या कि ना बम्बई का कॉलेज मिला, ना कुछ हुआ, और हम लटक गए। उस पर से ये वो समय होता है जब इंसान को थोड़ा बहुत प्यार का खुमार भी चढ़ रहा होता है। तो एंड मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि करेंगे तो करेंगे क्या। भाई ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक मीडिया का एग्जाम है, वो दे दो, शायद हो जाए। और घर पे सबने कहा कि 60 सीट है, उसमें तुम्हारा कहाँ से होगा। मैंने भी सोचा कि मेरा कहाँ से होगा। बट उस समय भगवत गीता आई थिंक वॉज अ सेवियर, और पढ़ना तो मेरे स्कोप से बाहर था कि अब हम पढ़ने बैठे। बट हमने रोज यूट्यूब पर हर एक अध्याय जो है वो सुना, और बस इतना जाना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर फल के कामना से अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो फिर उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है और वो उतना प्योर नहीं होता है। सो मैंने सोचा कि चलो कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। और मेरा वो पोजीशन भी नहीं था कि हम यहाँ पर चुनने बैठे हैं कि हमको चमचम खाना है कि काजू कतली खाना है। अरे भाई, हमको जो मिला है हमको तो वही करना था ना। और वो दोनों एग्जाम्स मैंने दिए। अब यकीन नहीं करेंगे, एक एग्जाम में मेरा ऑल इंडिया रैंक 14 था और दूसरे एग्जाम में मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 था। 2-3 बार हम चेक भी किए कि 220 या 200 या 2000 या 2 लाख तो नहीं है, पर हाँ, वो दो ऑल इंडिया रैंक 2 था। बट मेरे घर में कुछ खास ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ऑफ कोर्स काफी लोग ऐसे चौंक गए। और देखिए, ऐसा बच्चा जब कुछ अच्छा करता है तो लोग यही सोचते हैं कि चीटिंग किया होगा। तो सेलिब्रेशन कुछ खास हुआ नहीं, बट एक बेस मिल गया था कि चलो किसी कॉलेज में तो तुम जा रही हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे घर पर आया कि मीडिया, पापा पुलिस में थे तो ऑफ कोर्स वो एक अलग एंगल से चीजें सोच रहे थे, और उनका बस ये कहना था तुम सक नहीं पाओगी। और हम भी समझ रहे हैं कि ये हम कैसे करेंगे। तो अब ऑफ कोर्स फिर एक बात वही है कि मेरे पास ऑप्शंस तो थी नहीं, तो घर वालों ने भी कहा अब तो कुछ है भी नहीं तो यही करोगी ना। तो हम भी बोले कि हाँ ठीक है, तो मेरे पास तो कुछ है भी नहीं तो यही करेंगे ना। और कॉलेज मेरा शुरू हो गया। कोविड का टाइम था, ऑनलाइन कॉलेज चल रहा था, पर मेरे दिमाग में एक बात थी। अब हम थोड़े सुधरे हुए बच्चे हो गए थे, तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि नौकरी का जुगाड़ करो ना माँ, नौकरी 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 नौकरी। बहुत सारे इंटर्नशिप्स, बहुत सारा ओपन माइक, बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स। और आजकल के बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप, कॉन्टैक्ट्स, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें करते हैं। पर मैंने देसी स्टाइल में एकदम शुरू किया। फाइल लिए मम्मी के साथ आकाशवाणी पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने कहा इंटर्नशिप तो है नहीं, तो हमने कहा तो सर कुछ करिए ना। तो उन्होंने कहा दूरदर्शन जाओ, देखो वहाँ पे कुछ हो जाए। फिर फाइल लेकर दूरदर्शन पहुँच गए। अब दूरदर्शन पहुँचे और वहाँ से जब वहाँ पे ऑफ कोर्स करियर में जो सबसे पहले आपको क्लिक करे, आपको सपोर्ट करे, उनका नाम लेना बनता है, रोहित सर। इन्होंने कहा कि शो करिएगा। हम बोले करिएगा? हम कर रहे हैं, ये कोई पूछने वाली बात है। अब मुझे मेरा पहला दूरदर्शन का टीवी शो मिल गया। फर्स्ट ईयर में थे हम, नन्ही दुनिया नाम के। उस समय बस 1500 रुपए मिलता था, बट अमाउंट छोटा था, सपोर्ट बहुत बड़ा था। कि इसी बीच जब कोविड में कॉलेज चल रहा था, हमने एक जॉब में अप्लाई किया विच वाज रेडियो मिर्ची, और वहाँ पर रेडियो जॉकी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिया बस। बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें सोचना क्या है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर कोशिश करेंगे। और हम तो वैसे भी अभी कॉलेज में ही है ना। हम इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन ये था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। बिकॉज ऑफ कोर्स बिहार में ये प्रॉब्लम होती है कि स, श, र, ड़, त, थ, ज, ज की ये तकलीफ होती है, प्रोनाउंसिएशंस की प्रॉब्लम होती है। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। बिकॉज एक आरजे को हर लैंग्वेज में अच्छा होना ज़रूरी है। अब मुझे स्कूल का वो किस्सा याद आ गया ये क्वेश्चन सुनकर कि क्लास की बात है कि मैंने सीट चेंज की थी प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए। पर जब टीचर ने पूछा कि रमा व्हाई डिड यू चेंज योर सीट, आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाई डिड आई चेंज माय सीट। उन्होंने कहा कि बोलो व्हाट हैपेंड।
बट मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, वर्ड्स कैसे अलाइन होगा, द, ये सब कैसे होगा। तो आई जस्ट चूज कि मैम आप पनिशमेंट दे दो, वो ज़्यादा ईजी लग रहा है। इंग्लिश में जवाब देना, बाप रे बाप, ये नहीं हो पाएगा, इससे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो हमने पनिशमेंट मतलब क्लास के ऐसे बाहर खड़े होके हाथ किए, और वो ज़्यादा ईजी लगा था उस टाइम। दो जब रेडियो मिर्ची में इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन आया तो हमने बहुत अच्छे से खुद को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, और 2-3 राउंड्स अच्छे से निकल गए। लास्ट राउंड भी निकल गया और कंपेटिटर ने भी ताली बजाई मेरे जवाब पर। लेकिन ये सब तो भी आसान था। सबसे मुश्किल था इंटरव्यू का क्वेश्चन कि कॉलेज और जॉब कैसे मैनेज करोगी? हम आज में रहने वाले इंसान, हमने कहा सर कर लेंगे। तो फिर मेरी वहाँ पे जॉब लग गई। अब लोग कहेंगे जॉब लग गई तो ज़िंदगी सेटल है, पर कुछ सेटल नहीं हुआ था। पद मिलना और पद से पदचिह्न बनाना ये बहुत मुश्किल है। तो हम गए और आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि ओहो! जॉब लगी है, जॉब लगी है, जॉब लगी है। पर वैसा कुछ उतना एक्साइटमेंट वाला बात नहीं था। मेरे पास बहुत सारे सवाल आए। इस जनरेशन की हो, आरजे कैसे बनोगी? रेडियो सुनी हो कभी? और भी कई सवाल थे कि ऐसे-ऐसे बहुत आरजेस गए और आए, बहुत देखे हैं ये सब। किसी ने कहा पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर आके नौकरी करना। तो इंसान जब ये सब सुनता है तो डिमोटिवेट तो हो ही जाता है कि हम यहाँ पर त्योहार मना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्यों मना रही हो? दो उस समय कॉलेज चल रहा था मेरा, हम बटे हुए थे। एक तरफ दिल्ली में कॉलेज, एक तरफ पटना में नौकरी, डबल डेटिंग चल रही है मेरी यहाँ पर। प्रोफ़ेसर के साथ भी और बॉस के साथ भी। बॉस कहे इतना सिक लीव क्यों ले रही हो? अब हम क्या बताएँ कि हम क्यों ले रहे हैं? तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल था। एक किस्सा मुझे याद है कि मेरी ट्रेन थी और फिर एग्ज़ाम था, ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई और मेरे पास कट टू कट टाइम रहता था। हम बीच में कहीं स्टे भी नहीं कर पाते थे, मतलब ट्रेन, कॉलेज, ट्रेन और उसके बाद नेक्स्ट डे जॉब, घर भी उसमें मिस हो जाता था। मेरी ट्रेन लेट हो गई और उसके बाद हम स्टेशन से लेकर एग्ज़ामिनेशन हॉल तक सिर्फ भागते हुए आए हैं, चलना, देयर वाज़ नो चलना देयर। और किसी प्रकार से घसीट के ये कॉलेज कंप्लीट हुआ। अब लगा कि चलो कॉलेज कंप्लीट हो गया, अब तो जॉब पे फ़ोकस करेंगे, फाड़ देंगे एकदम। पर मुझे मिला एक नाम, बैकअप जॉक। अब देखिए हमारी दुनिया में आपने आरजे सुना होगा, रेडियो जॉकी, पर एक टर्म होता है बैकअप जॉक, जो वो इंसान होता है ना जिसके पास शो नहीं होता है। तो मेरे पास शो नहीं था। लोगों ने कहा कि यू आर नॉट रेडियो टाइप, तो तुम डिजिटल पे फोकस करो। डिजिटल पे ऑफ कोर्स फोकस कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, बट आरजे के लिए शो मिलना, मतलब आरजे है पर उसमें सांस नहीं है, तो शो तो मिलना ही चाहिए था। धीरे-धीरे मैंने खुद को उस चीज़ में सेटल कर लिया। बहुत चीज़ें सुनने को मिली, आई एम अ स्टार, तुम मेरी असिस्टेंट बनो। बहुत सारी ये भी चीज़ें सुनने को मिली कि इट्स ओके, वैसे भी अभी डिजिटल का टाइम है, शो नहीं मिला तो क्या हुआ? तो ये सारी बातें सुनने को मिली और शो मिलना इतना मुश्किल लग रहा था कि मतलब हम आपको क्या बताएँ, तो हमने उस सिचुएशन में खुद को सेटल कर दिया। हमने कहा कि पैसे कम मिल रहे हैं तो ठीक है, काम भी कम है, चलो ओके। 2-3 साल फिर ऐसे चल रहे थे कि अचानक से एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, उसने कहा कि रमा, पटना में तुम्हारा शो नहीं है। कोई पूछता है तो हम कुछ बता नहीं पाते हैं रमा। तो फिर अचानक से किसी ने ऐसा लगा कि उठा दिया हो, और फिर मेरी कोशिशें वहाँ से शुरू हुई कि पटना में शो तो होना चाहिए अपना, पटना में शो तो होना चाहिए। और ये वो टाइम था ना जब मुझे समझ में आया कि हमने तो यहाँ पर खुद को सेटल कर दिया जस्ट बिकॉज़ दिस वाज़ हार्ड, ये मुश्किल था, तो इंसान खुद को डिलुलु दे देता है। डिलुलु इज़ द ओनली सुलुलु, कि भाई खुद को बता दिया कि हाँ, ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्या आप उस काबिल थे भी कि आपको मिलता? तो वहाँ से कोशिशें शुरू हुई। मुझे लगा कि शुरू में बहुत आसान है, बात करेंगे, शो मिल जाएगा। ये तो हम थे जो डिले कर रहे थे कि ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पर ये इतना आसान नहीं था। तो मुझे जो ऑलरेडी शोज़ चल रहे थे, उनसे बेहतर करना था। और ये वो लोग थे जो 20 साल, 25 साल इसी इंडस्ट्री में हैं। इनफैक्ट मेरे पल्ले भी वो स्टेशन पड़ा था, जिसमें 18-20 साल के पुराने लोग जो खड़े हो जाएँ तो उनकी अलग पहचान। मैंने कोशिशें शुरू की, बहुत लोगों को कहा, बट कुछ क्लिक नहीं कर रहा था। अब देखिए सिविल कोर्ट से काम नहीं चले तो हाई कोर्ट के पास जाना होता है। तो हमने मेरे बॉस के जो ऊपर हैं बॉस, उनसे बात की। एक दिन वो आई थी तो हम बस कोई नहीं था तो मीटिंग में चले गए। हम बोले कि लिसन ना, मेरे पास शो नहीं है, बिल्कुल कॉर्पोरेट वाले स्टाइल में, लिसन ना मेरे पास शो नहीं है। तो उन्होंने कहा रियली डू यू स्पीक भोजपुरी? हम बोले कि आई कैन डू इन भोजपुरी।
एंड ऑफ कोर्स जब अंग्रेजी सीख ली तो ये तो अपनी भाषा है, भोजपुरी सीखने में आई थॉट कि मेरे पर्सनैलिटी में भी ये चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी। हम यहाँ पर मीटिंग से निकले हैं, फिर 4 लोग घुसे हैं, उसके बाद फिर मुझे मीटिंग में जब बुलाया जाता है तो कहा जाता है, "रमा, डू यू नो भोजपुरी?" आई टोल्ड, "आई डोंट नो भोजपुरी बट आई कैन लर्न भोजपुरी और आई जस्ट नीड 10 टू लाइक 20 डेज़ टाइम, बहुत मेहनत से कर लूँगी।" बट उन्होंने कहा, "डू यू नो भोजपुरी?" सो आई टोल्ड कि नो, आई डोंट नो भोजपुरी, और वहाँ पे ये पत्ता मेरा कट गया। अब हम मीटिंग में बैठे हैं, मुझे क्या सुनाई देगा? लेकिन मेरा भपक के एकदम आँसू निकल गया। मेरे दिमाग में बस यही लग रहा था कि इतनी कोशिश किए फिर से, और फिर उन्होंने जब पूछा ना, वो आई थिंक दिल्ली बॉम्बे से, और उन्होंने पूछा ना कि व्हाट हैपेंड? तो मेरे मुँह से बस ये निकला, मेरा फिर पत्ता कट गया। और उन्होंने कहा कि क्यों रो रही हो? मेरा रेडियो में शो नहीं है। तो उन्होंने कहा, आज का जनरेशन रेडियो में शो होने के लिए इतना रो रहा है? मतलब ये तो हम बताएँगे सबको जाके, मतलब आजकल के नए बच्चों को अगर मैं कह दूँ कि 2 दिन शो नहीं करना है तो खुश हो जाते हैं कि चलो आज छुट्टी मिल गई, और तुम रो रही हो। और ये वो होता है ना कि जब किसी इंसान को आपको चैलेंज करना हो ना, तो वो सबसे मुश्किल चैलेंज देता है। तो उन्होंने कहा कि जो सुपर बॉस है उनको अपना शो भेजो। आई थॉट कि ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा। हमने उन्हें अपना शो भेजा और वो क्लिक कर गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि रेडियो सुनता कौन है, और ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं और इंस्टाग्राम और रेडियो को कनेक्ट करने की कोशिश की। जैसे अगर आप क्वेश्चंस के आंसर मुझे इंस्टाग्राम पे दे रहे हो तो उसका जवाब रेडियो पे सुनने का मौका मिलेगा आपके आंसर्स को, और इस तरह की कोशिशें की और वो शो अप्रूव हो गया। एंड येस, एक चीज़ वो भी थी कि जो ऑलरेडी शोज़ चल रहे थे उससे बेहतर करने का चैलेंज था, और वो चैलेंज पूरा हुआ। शो मिल गया, पटना की पटाखा लाइव हो गया। एंड आज वो टाइम है कि ऑफ कोर्स ओपन माइक्स में इनवाइट किया जाता है, और यू नो एक रिस्पेक्ट जो फैक्टर जो मिस हो रहा था वो आ चुका है, एंड एक नाम है। तो आई फील कि दिस इज समथिंग जो मायने रखता है। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पद मिलना एक बात है और पद से पद चिन्ह बनाना एक बात है, तो शायद पद चिन्ह जो है काफ़ी हद तक बनाने की कोशिश है कर रहे हैं, एंड अब थोड़ा कंटेंटमेंट जो है वो फील कर सकते हैं। इसी बात पे बस यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे कि ज़िंदगी में आप हर दिन हार रहे हो, हर दिन जीत रहे हो, कोई हार आखिरी हार नहीं होती है, कोई जीत आखिरी जीत नहीं होती है। लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आएँगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कूड़ेदान बनो या मिट्टी बनो। कूड़ेदान के अंदर अच्छी चीज़ दी जाती है तो वो कूड़ा बन जाती है, और मिट्टी में सड़ा गला कुछ भी डालो तो वो खाद बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये भी कहेंगे कि मेरे लिए कि ज़िंदगी में कुछ गलत करूँ तो शर्म हो, मिजाज मेरा हमेशा नर्म हो, और जो भी करूँ करूँ उसमें धर्म। थैंक यू सो मच जोश टॉक कि आप इतनी सारी कहानियाँ लाते हैं, और ऑफ कोर्स हर इंसान के पास कहानी होती है, पर यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म है ना जब आप सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुना रहे हो। ये वो प्लेटफॉर्म है जब आपको ये सोचना है कि आपकी कहानी से दूसरों की कहानी कैसे बदल सकती है। आज मैंने अपनी कहानी सुनाई है और कोशिश करती हूँ कि शायद आपने बहुत सारी ऐसी सुंदर-सुंदर जो चीज़ें सोची होंगी रेडियो वर्ल्ड के बारे में, मीडिया वर्ल्ड के बारे में, वो चीज़ें थोड़ी-सी ब्रेक हुई होंगी, और साथ ही साथ आपने खुद को मोटिवेट भी किया होगा कि हाँ, ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो बस यही कोशिश है, एंड जोश टॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसने इन सारी कहानियों को लाया है, एंड आई थिंक ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़रूरी था। थैंक यू।